वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि आपको जो ऑस्पी का यूएचएस ने नया पैटर्न इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि सेंट्रलाइज्ड ऑस्पी है, बेसिकली उससे थोड़ा फेमिलियर कराया जाए। बहुत सारे बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन आ रही थी, परेशान है वो कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑस्पी अब आ गई है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या कितनी बड़ी चेंजेस हैं, क्या कंडक्ट किस तरह की जाएगी, किस तरह से चेकिंग होगी और क्या जो है ना इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का क्राइटेरिया है। तो जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएंगी। सारे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर हो जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम, कोई बात पूछने वाली हुई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि सेंट्रलाइज्ड ऑस्पी बेसिकली है क्या। आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूएचएस के वीसी जो हैं वो चेंज हुए हैं, तो अब न्यू वीसी जो आए हैं उन्होंने ये पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है कि सेंट्रलाइज्ड ऑस्पी कर दी जाए। ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा हुआ है, कुछ साल पहले तक 2012-13 जो है तब तक भी इस तरह से ही ऑस्पी आती थी, लेकिन फिर उसके बाद ये सिस्टम ख़त्म हो गया था। दोबारा से कॉलेजेस जो हैं वो अपनी खुद की ऑस्पी बनाते थे, हर कॉलेज की अपनी होती थी। तो अब ये है कि सिस्टम री इंट्रोड्यूस हुआ है और अब सेंट्रलाइज्ड ऑस्पी में ये होगा कि यूएचएस की तरफ से एक पेपर बन के आया करेगा और वही जो भी ए बैच हुआ करेगा किसी भी कॉलेज का, सेम ऑस्पी होगी जो कि यूएचएस ने भेजी होगी। एक सील्ड पैकेट आएगा, यूएचएस के एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनकी मौजूदगी में वो पैकेट पूरे जो है वो जो भी आपका टाइम है 8 या 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम, उस पर खोला जाएगा। उनकी मौजूदगी में यूएचएस की जो ऑस्पी है वो कंडक्ट की जाएगी कॉलेज के अंदर, आपके अपने कॉलेज के अंदर, और फिर उसी तरह उसको सील करके क्वेश्चन पेपर समेत यूएचएस को भेज दिया जाएगा। एक तो मेजरली ये जो चेंज हुआ है, पहले ऐसा होता था कि जो कॉलेजेस हैं वो अपने क्वेश्चन पेपर्स खुद बनाते थे, सिर्फ जो आपकी आंसर शीट होती थी वो यूएचएस की तरफ से प्रोवाइड की जाती थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेसिकली जो पैटर्न में या जो है वो स्ट्रक्चर वाइज चेंजेस आए हैं उनकी। ठीक है, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोज़ एंड कॉन्स इसके क्या हैं, मतलब ये अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, क्या हुआ है। प्रोज़ अगर हम देखें तो कुछ हैं भी इसके। एक तो ये फ़ायदा हो गया है कि देखिए, जब यूएचएस ने पेपर बनाना है, यूएचएस कितने सारे कॉलेजेस हैं जो यूएचएस के अंडर हैं, उन सब का पेपर उन्होंने कंडक्ट कराना है। कुछ में तो फिर भी स्टूडेंट्स कम है, 100 हैं, तो फिर वो 4 बैचेस बन जाते हैं 25 के, तो ABCD बैच बन जाता है। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में 350 370 तक भी स्ट्रेंथ है, तो उनके काफ़ी सारे बैचेस बन जाते हैं। अब यूएचएस कोई 1000, कोई 1200 1500 क्वेश्चंस तो नहीं बनाती, ठीक है ना, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना, उन्होंने ऐसा किया है इस साल भी। ठीक है, कुछ चंद एक क्वेश्चंस का एक बैंक होता है हर दफ़ा जो है वो, मतलब हर पेपर जो आ रहा होता है उसमें ही उनको किसी ना किसी तरह रीशफल करके, कुछ एडिशन करके, कुछ डायग्राम सेम दे के अंदर क्वेश्चन हल्के से चेंज करके, इस तरह की जो है ना वो शफलिंग करके यूएचएस ने पेपर दिया था। ये देखा गया है इनफैक्ट इस साल, क्योंकि ये मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है, तो आपको ये बात बताई जा रही है कि ये हुआ है। ठीक है, इवन तो दैट ये भी देखा गया है कि जो एंड वाले बैचेस थे उनको डिटो फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी बैच जो है उसकी ऑस्पी रिपीट भी हुई है। इवन पैथोलॉजी में स्पेशली ये चीज़ देखी गई थी कि एज इट इज़ इवन क्वेश्चंस की सीक्वेंस भी सेम थी। तो ये एक प्लस पॉइंट आपको मिल गया है कि आप जो एंड वाले बैचेस हैं आप, तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को अगर तैयार कर लें जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो आ रहे हैं पिछले बैचेस को, तो भी आपका मैक्सिमम कंटेंट कवर हो जाता है। और इवन अगर आप फर्स्ट बैच में भी हैं तो भी कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। यूएचएस की पास्ट ऑस्पीज़ जो हैं वो आप आगे आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह उनको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया जाएगा, तो आप उनको अगर तैयार कर लें तो भी आपकी मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आती हैं, इतना कोई अनइम्पॉर्टेंट जो है वो कंटेंट नहीं दिया जाता ऑस्पीज़ में भी। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट आपको है। और कंपैरेटिवली मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कुछ हद तक ये आसान भी कर दिया गया है, क्योंकि जब कॉलेजेस अपनी ऑस्पी बनाते थे तो कुछ कॉलेजेस तो बहुत स्टूडेंट्स को फेवर दे देते थे, लेकिन कुछ में ऐसा होता था कि वो शदीद मुश्किल जो है वो हिस्टोलॉजी की बिल्कुल अनआइडेंटिफेबल स्लाइड्स दी जाती थी और बच्चों को बड़ी खासी मुश्किल होती थी। तो अब ये है कि क्योंकि एक ही पेपर होगा तो इंशाल्लाह वो होपफुली आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। कॉमन सी बातें, रिपीटेड बातें ही पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, और थोड़े इसके कॉन्स की बात करते हैं। तो एक तरह से नुकसान हुआ तो है इस लिहाज से कि हेल्प वाला सीन जो है वो ख़त्म हो गया है। अब कॉलेज जो है वो हेल्प नहीं उस तरह से कर सकता जैसे कि पहले की जाती होती थी, कि मतलब टीचर्स हेल्प कर देते थे या क्वेश्चंस आपको जो है वो मतलब
बता दिए जाते थे बड़े हद तक, या आप OSPI जब कर रहे हैं उस टाइम आपको आंसर बता दिए जाते थे। अब क्योंकि जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स हाथ होंगे तो ये वाला सीन कोई कम चांसेस हैं कि वो होता है। चेकिंग ऑब्वियसली कॉलेज के अंदर ही आपके होगी, UHS में नहीं जाके होगी, यहीं पे चेक होगी, बट क्योंकि पेपर्स उनके पास जाएंगे तो मे बी वो उनको रीओपन करके एक दफ़ा रीचेक करें, ठीक है। तो आप ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख दें तो आप कहेंगे वो ठीक कर देंगे। और इन्विजिलेशन जो है वो ऑब्वियसली उनके रिप्रेजेंटेटिव के होने की वजह से कंपैरेटिवली स्ट्रिक्ट होगी, ठीक है। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। अगर हम पैथोलॉजी की बात करें तो स्पेशल पैथोलॉजी में जो चेंजेस आए हैं वो कुछ इस तरह हैं कि पहले भी 20 ही स्टेशंस थे, अभी भी 20 ही स्टेशन से मार्क्स चेंज किए गए हैं। 18 जो नॉन ऑब्जर्व स्टेशंस हैं उनका भी 3.5 मार्क्स फॉर ईच स्टेशन है। पहले जो है वो 4 मार्क्स हुआ करते थे, ठीक है। और इसी तरह 2 ऑब्जर्व स्टेशन का भी यही है, पहले 4 मार्क्स ईच होते थे, अब 3.5 मार्क्स ईच है। तो पहले 80 नंबर की OSPI होती थी, अब 70 नंबर की है, ठीक है। यहाँ से 10 नंबर का चेंज किया उन्होंने। अच्छा जी, अब वाइवा की बात करते हैं, ठीक है। तो वाइवा में 30 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जामिनर और 30 मार्क्स इंटरनल एग्जामिनर को दिए गए हैं। अच्छा, OSPI में एक और बात अब ये कि बेसिकली ऑब्जर्व्ड अनऑब्जर्व पे होता क्या है। तो पैथोलॉजी में हमें पता है, स्पेशल पैथोलॉजी में एज सच कोई परफॉर्मेंस वाली चीज़ें तो है नहीं। जैसे हमारे पास पहले जो था वो कि फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स हुआ करते थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो आपने परफॉर्म करके दिखाना होता था। इसमें परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। तो इसके ऑब्जर्व स्टेशन जो हैं वो भी नॉन ऑब्जर्व की तरह ही होते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि उसमें भी आपके कोई टीचर जो है वो वहाँ बैठे हों स्टेशन पे, तो वो आपको उस क्वेश्चन के मतलब जो 1-2 चीज़ें पूछ लें, तो ये आपका ऑब्जर्व मैक्सिमम हो सकता है। अदरवाइज़ हमारा तो यही हुआ था इस साल भी कि वो 2 जो ऑब्जर्व थे वो भी सिर्फ नाम के ऑब्जर्व थे, उन पर उसी तरह से नॉन ऑब्जर्व वाले ही क्वेश्चंस थे, उनको उसी तरह से आंसर बस लिखना था और कुछ नहीं करना था। बाकी मैक्सिमम इतना हो सकता है कि कोई टीचर वहाँ पे मौजूद हो पास। अच्छा जी, बाकी जो है वो स्टेशन पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं या आएंगे वो आपको ज़रा पूरा एक क्वेश्चन दिखा के एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ये आप लोग देख सकते हैं, एक क्वेश्चन है, ठीक है, UHS का की OSPI का पेपर है। तो इसका क्वेश्चन है, इस तरह से आपको बेसिकली दिया जाता है। सिनेरियो आपको जो है वो एक दिया जाता है यहाँ पे पूरा, उसके बाद नीचे डायग्राम मिलती है और फिर उसके मतलब आपसे 2 से 3 सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। अब इसमें ये होता है कि पिक आपने जो सिनेरियो से ही करना होता है। जो हिस्टोलॉजी की डायग्राम्स हैं वो बहुत मुश्किल है कि आइडेंटिफाई हों, मतलब कुछ हद तक जो है वो जैसे ब्लड से आ रही हैं तो आपको फिर भी आइडेंटिफाई हो जाता है सेल्स की वगैरह की वजह से। लेकिन जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनसे बिल्कुल हिस्टोलॉजी की स्लाइड जितनी भी आप कर लें वो ये है कि कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, तो आपको मैक्सिमम हेल्प जो मिलेगी वो इंशाल्लाह जो है वो आपको सिनेरियो से मिल जाएगी, आप उसको पिक कर लेंगे। यहाँ पे बेसिकली इन्होंने टॉपिक का नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन हमारे जो OSPI इस दफ़ा देखी गई है UHS की तरफ से आई थी पैथोलॉजी की, उसमें यहाँ पे टॉप पे जो है वो इवन टॉपिक का नाम भी दिया गया था, जैसे फीमेल जेनिटल सिस्टम से है या मेल जेनिटल सिस्टम से है या लिवर से है, पेनक्रियाज से है, इस तरह। तो अगर वो आपको भी प्रोवाइड किया जाए तो इवन आपको मज़ीद हेल्प हो जाती है, मज़ीद आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको पैटर्न दिखा दिया है। उसके बाद जो है बाकी वाइवा के अंदर जो चेंजेस हुए हैं वो यही है कि आपको अब स्ट्रक्चर्ड वाइवा दे दिया गया है। एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर के जो टॉपिक्स हैं उनको UHS ने ख़ुद स्पेसिफाई करके दे दिया है आपको, ठीक है। तो बाकी फिर भी ये कॉलेज में, हर कॉलेज में अपनी जो है वो एग्ज़ामिनर्स की मर्ज़ी होती है। इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इन टॉपिक्स को स्टिक करें, वो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे पहले हुआ करता था कि इंटरनल ने कुछ टॉपिक्स रखे हुए हैं, एक्सटर्नल ने कुछ रखे हैं, वो किसी दिन शफल भी हो जाते थे, चेंज भी हो जाते थे, या बिल्कुल रैंडम भी कुछ जो एग्ज़ामिनर्स हैं वो सुन लेते थे। तो बहरहाल UHS ने जो है वो ये स्पेसिफाई कर दिया है। तो आप यही करेंगे कि आप जो है वो इन टॉपिक्स में से जितने मैक्सिमम टॉपिक्स को रिवाइज़ करके जा सकें तो आप चले जाएं, या ये है कि आपने कुछ टॉपिक्स इंटरनल के देख लिए, कुछ एक्सटर्नल के देख लिए, ताकि ये है कि अगर ये पैटर्न फॉलो होता है तो आपको दोनों तरफ जो है वो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आंसर करने की स्टेट में हो। तो जी ये चेंजेस हैं। बाकी 5 मार्क्स आपकी जो है वो प्रैक्टिकल नोटबुक के हैं यहाँ पे, और जो 10 मार्क्स हैं वो आपके हैं, और जो 10 मार्क्स हैं आपके वो बेसिकली इंटरनल असेसमेंट के हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं कम्युनिटी मेडिसिन की OSPI में। यहाँ पे ज़रा जो ज़्यादा UHS ने थोड़ी चेंजिंग्स की हैं तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
बेसिकली ये किया गया है कि यहाँ पे 4 नॉन ऑब्ज़र्व स्टेशन हैं, एक जो है वो ऑब्ज़र्व या इंटरेक्टिव स्टेशन जिसको आप कहेंगे, वो है 4 मार्क्स ईच, ठीक है। तो अच्छा, अब कम्युनिटी का भी यही सीन है कि ऑब्ज़र्व में कुछ ख़ास इतना करने वाला नहीं होता, कोई परफॉर्मेंस तो इतनी होगी नहीं, लेकिन वहाँ पे आपका ये है कि कोई आपके टीचर बैठे हुए होंगे और वो आपसे कोई क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, जो आपका स्टेशन है उसी के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारी बार में ये था कि क्वेश्चन आया हुआ था इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का, तो उसको आइडेंटिफाई करना था और आपने उनको बताना था कि ये क्या है। उसके बाद उन्होंने उसी से मुतल्लिक आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए, लाइक उसके यूजेस क्या हैं वो बता दें, और फैमिली लाइफ पे ये कोई इफ़ेक्ट करती है या नहीं, इस तरह से जो है ना वो कोई क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। 10 मार्क्स जो हैं वो रिसर्च के हैं और 10 मार्क्स इन्होंने जर्नल के वो एलोकेट किए हैं। अभी तक तो इस पर इतना कोई ख़ास जो है वो एम्फसाइज़ नहीं किया गया, बट मे बी आने वाली ईयर्स में ये जर्नल वाले भी मार्क्स ज़रा स्ट्रिक्टनेस से फॉलो हो जाएं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद साथ में उन्होंने स्ट्रक्चर्ड वाइवा इसमें भी जो है वो कर दिया है। कम्युनिटी मेडिसिन में भी यहाँ भी आप देख सकते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर को उन्होंने बायोस्टैट्स, एपिडेमियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेस और उसके बाद मदर चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, स्कूल हेल्थ, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन दे दिया है। जबकि इंटरनल एग्जामिनर के पास कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, एपिडेमियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, डेमोग्राफी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, फूड एंड न्यूट्रिशन है। तो बाकी ये फॉलो करना है या नहीं, ये फिर भी आपके ज़रा कॉलेज पे, आपके एग्जामिनर्स पे डिपेंड करता है, बट यूएचएस ने इसको स्पेसिफाई कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली इसको फॉलो भी किया जाएगा। अच्छा जी, आगे है हमारे पास ईएनटी की बात करते हैं। ईएनटी और ऑप्थेमोलॉजी में जो है वो इतने ज़्यादा ख़ास चेंजेस नहीं किए गए, उसी तरह से है। ईएनटी में 6 स्टेशंस हैं, आपके पास 4 मार्क्स का है और उस पे भी इसी तरह से होगा कि आपको कोई या तो पिक्चर दे दी जाएगी, ठीक है, या फिर आपको उसके अलावा वहाँ पे कोई सिनेरियो दिया जा सकता है, या पिक्चर और सिनेरियो दोनों दिए जा सकते हैं। उसके मतलब 2 से 3 सवाल होंगे, तो आपने उनको आंसर करना होगा। इंस्ट्रूमेंट का भी एक स्टेशन होता है, वहाँ पे या तो इंस्ट्रूमेंट पड़ा होता है या फिर जो है उसकी पिक्चर दी जाती है, तो आपने उसको आइडेंटिफाई करके उसके रेलिवेंट जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना है। उसके अलावा कोई भी केसेस हो सकते हैं, टॉन्सिलाइटिस वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट हैं वही रिपीट होते हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में उनको डिटेल से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, आपको कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे हैं शॉर्ट केसेस हैं 3, उसके 10 मार्क्स हैं उसके, ठीक है। बाकी उसके बाद उसके अंदर आपसे यही है कि कोई परफॉर्मेंस वो करवा लेते हैं, या तो एक ईयर में से होता है, एक नोज़ में से, एक थ्रोट में से, तो उसकी एग्जामिनेशंस ही होती हैं। आपके अपने टीचर्स ही वहाँ पे बैठे होते हैं उन स्टेशन पे मोस्टली, तो वही उनको मार्क कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने बेसिक स्टेप्स ठीक कर दिए हैं तो इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाते हैं। फिर आपकी हिस्ट्री टेकिंग का स्टेशन आ जाता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, पेशेंट होता है बाकायदा, तो वो आपने उनसे सवाल पूछने होते हैं, और जो आपका 4 मिनट्स का स्टेशन है उसी में आपने मैक्सिमम अपनी हिस्ट्री कवर करनी होती है। तो इसमें यही टिप है मेनली कि आप हिस्ट्री के मेन पॉइंट्स एक दफ़ा उससे पूछ के जल्दी से नोट डाउन कर लें, ताकि फिर आपको जो है वो कोई चीज़ मिस ना हो जाए। एंड तक आपने सारे पॉइंट्स एटलीस्ट लिखे हों, तो कंपाइल फिर आपको करने का टाइम मिले या ना मिले, तो आपके मैक्सिमम पॉइंट्स जो है ना वो लिखे हुए हों, ठीक है। बाकी मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 से 3 मिनट एंड पे वो दे भी सकते हैं कि आप अपनी हिस्ट्री कंपाइल कर लें, बट टू स्टे ऑन सेफ साइड आप जो है उसी स्टेशन पे मैक्सिमम हिस्ट्री पूरी कर लें। वाइवा की बात करते हैं, 15 मार्क्स फॉर इंटरनल एग्जामिनर एंड 15 मार्क्स फॉर एक्सटर्नल एग्जामिनर। यहाँ पे यूएचएस ने टॉपिक्स हैं ही कितने जिनको वो डिवाइड करेंगे, तो उन्होंने यहाँ पे इतना नहीं डिवाइड किया हुआ। यहाँ पे उनकी मर्ज़ी होगी एग्जामिनर्स की टोटली कि वो कौन से टॉपिक्स चूज़ करते हैं। ऑप्थेमोलॉजी में आपके पास इंटरेक्टिव सेशंस जो हैं वो 4 हैं और स्टेशंस जो हैं वो 4 हैं। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले आपके पास इन्होंने असल में जो आपके ऑब्ज़र्व या इंटरेक्टिव स्टेशंस हैं उनको भी फर्दर जो है एग्जामिनर्स के पास डिवाइड कर दिया है। पहले 2 इंटरेक्टिव स्टेशन उन्होंने इंटरनल एग्जामिनर को, और नेक्स्ट 2 इंटरेक्टिव स्टेशन जो है वो एक्सटर्नल एग्जामिनर को दे दिए हैं। मतलब ये है कि जब आपकी ऑस्पी हो रही हो, तो जब आप ऑब्ज़र्व स्टेशन पे, इंटरेक्टिव स्टेशन पे आएंगे, तो वहाँ पे 2 में आपके इंटरनल एग्जामिनर को जज करे होंगे और आपके जो 2 में एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे, ठीक है। तो पहले भी उन्होंने यहाँ पे ज़रा स्पेसिफाई भी कर दिया है। शॉर्ट केस उसमें यह है कि आपसे जो है ना वो कॉर्निया कंजक्टिवा की ही किसी डिज़ीज़ का कोई सब्जेक्ट बिठाया हुआ हो सकता है, वो उससे
मतलब आपसे कुछ पूछ सकते हैं, कोई डायग्नोसिस पूछ सकते हैं, एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं। अच्छा जी, और क्लिनिकल मेथड इंटरैक्टिव स्टेशन 2 पे होगा। उसमें यह है कि आपसे कोई मेथड ज़रूर वो करवाएंगे, लाइक ग्लाकोमा है तो कोई आपकी जो है वो डिजिटल टोनोमेट्री वगैरह वो करवा सकते हैं। स्क्विंट है तो आपसे कवर अनकवर टेस्ट या हिर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट इस तरह से जो है ना वो पूछ सकते हैं, आपसे करवा सकते हैं। फिर आपके पास एक्सटर्नल एग्जामिनर है, उनको भी इंटरैक्टिव स्टेशन 3 दिया गया है। उसमें फिर शॉर्ट केस है, लेंथ या जूरो से कोई रिलेटेड आपका कोई सब्जेक्ट बिठाया जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा वो, और वो वैसे ही आपसे कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं वैसे ही। और उसके बाद आपके पास फोर्थ स्टेशन जो है उसमें भी आप बस कोई क्लिनिकल मेथड जो है लिड या लिड से रिलेटेड जो है आपसे करवा सकते हैं, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कोई करवा सकते हैं। तो आपसे कोई एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स की मूवमेंट वगैरह इस तरह से कोई भी मेथड वो करने की आपको कमांड दे सकते हैं। तो जी यहाँ से हमारा ख़त्म होता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी, एक आपको बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको सारी की सारी जो ऑस्पी है, स्पेशल पैथोलॉजी की, कम्युनिटी मेडिसिन की, ईएनटी की, ऑप्थेमोलॉजी की डिटेल से जो है वो करवाई जाएगी। सब कुछ उसमें डिस्कस हो जाएगा और इंशाल्लाह वो वीडियो से ही आपका सारा डिटेल कवर हो जाएगा। फिर भी कोई क्यूरी, कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड पे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तो आगे जो है वो सारी डिटेल से डिस्कस करेंगे ऑस्पी। तो आपका इंशाल्लाह मैक्सिमम जो है वो कंटेंट आपका यहीं से कवर हो जाएगा, यहीं से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाद में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।